हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली पायलट अन्नी में स्वागत है। तो अभी 3 अगस्त 2025 यानी 2 दिन पहले आपका बीपीएससी ने पीटी एग्ज़ाम डीएसओ का लिया था 3 अगस्त को। उसी का पेपर का एनालिसिस हम आपके सामने लाए हैं। साइंस का स्पेशली एनालिसिस प्रश्न 20-25 प्रश्न जो भी आपका है आप लोगों के समक्ष लाए हैं। इसमें आपका आंसर जो है अभी बीपीएससी ने नहीं दिया है। हो सकता है हमारे आंसर के द्वारा दिया गया जो भी आंसर हो किसी में त्रुटि हो सकती है। ऐसे हमने कोशिश किया है कि इसको 99% एररलेस रखें, मतलब 99% प्रश्न का आंसर जो हम दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। किसी एक प्रश्न दो प्रश्न में हमें भी डाउट है जो आपको हम बता देंगे, आप कमेंट में उसका आंसर डाल दीजिएगा कि क्या सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, है ना। सिर्फ आपका साइंस का एनालिसिस लेकर आए हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उन दुर्लभ मृदा धातु रेयर अर्थ मेटल में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रिक घटकों के निर्माण में किया जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कौन सा दुर्लभ धातु में से नहीं है। तो दुर्लभ धातु एक चीज याद रखिएगा, जो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड एफ ब्लॉक में आते हैं वो दुर्लभ मृदा धातु कहलाते हैं। तो आपका इसमें कौन नहीं आता है, तो रेडियम जो है, रेडियम आपका लैंथेनाइड में नहीं आता है। लैंथेनाइड में रेडियम नहीं आता है। आई बात समझ में। रेडियम जो है, रेडियम आपका क्षारीय मृदा धातु है। कैसा है? क्षारीय मृदा धातु है जो वर्ग 2 में आता है। किस में आता है? तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड वाले ही तत्व जो है दुर्लभ मृदा धातु कहलाते हैं जो एफ ब्लॉक में है। तो लैंथेनाइड आपका होता है कितना, 57 से 71 और एक्टिनाइड होता है 89 से 103। ये सभी दुर्लभ मृदा होते हैं। ठीक है, तो आपका पूछता है कभी कभी कि क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु जो है ना, ग्रुप वन के जो है वो सभी तत्व आते हैं, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी आ गए क्षारीय धातु। अगर क्षारीय मृदा का बात करेंगे, क्षारीय मृदा जो है ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो होंगे, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो ये सभी आ जाएंगे ग्रुप 2 में। और जो भी ये क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु ये एस ब्लॉक में है। अब डी ब्लॉक में जो आते हैं, डी ब्लॉक को कहते हैं संक्रमण धातु। डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? संक्रमण धातु। आई बात समझ में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा में सबसे ज्यादा हम लोग सिल्वर आयोडाइड का AgI का उपयोग करते हैं। अब कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड के साथ कभी कभी ये ऑप्शन नहीं देगा, तो याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड का भी उपयोग हम लोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। अगर आपसे पूछिएगा फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, देखिए एक ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जिसको कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर, इसका नाम है चिली सॉल्ट पीटर, ये सोडियम का अयस्क है। चिली सॉल्ट पीटर ये किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 जानते हैं क्या है? जब हम लोग के बॉडी पे या त्वचा पे जब घाव हो जाता है तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद जीवाणुरोधी जो है उसमें उपयोग करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। एक ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग विस्फोटक में विस्फोटक में या फिर आतिशबाजी में भी किया जाता है। किसमें? आतिशबाजी में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड AgI। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। 121 क्या कहता है,
बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रवित करते हैं, तो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रवित करते हैं क्या? तो एंटीजन। क्या करते हैं? एंटीजन। एंटीजन क्या होता है ना, जो हम लोग का बॉडी में जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उसको सक्रिय कर देता है और एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। तो बीमारी जो है पैदा करने वाले जीवाणु स्रवित करते हैं क्या? एंटीजन। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपका एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का जो उत्पादन है, एंटीबॉडी का जो उत्पादन है इसमें एंटीजन के प्रति प्रक्रिया करके इसका उत्पादन करता है, एंटीजन के प्रति। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर मेरे हिसाब से एंटीजन होना चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक आप लोग जानते ही हैं, जिसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए या उसकी वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 122। 122 देखिए क्या है, इसिहारा टेस्ट। जानते हैं, ये वर्ड आपको सिर्फ फंसाया है। इसिहारा जो है ना, एक प्रकार से हम लोग कलर ब्लाइंडनेस जब हो जाता है ना व्यक्ति, तो उसमें इसका जांच किया जाता है। मतलब वो कलर की पहचान नहीं कर पाता। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, लाल और हरा रंग का पहचान वो नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या होगा, रंग दृष्टिहीनता हो जाती है। क्या हो जाता है? रंग दृष्टिहीनता। ठीक है, इसमें इसको अलग अलग तरह का दिखाई देने लगता है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस बोलिए या फिर जैसे बोलते हैं ना कि आपको जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको बोलते हैं वर्णांता, हीमोफीलिया भी और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों क्या है, एक प्रकार का हमारा अनुवांशिक रोग है। तो इसिहारा टेस्ट जो हो जाएगा किसमें हो जाएगा आपका? रंग दृष्टिहीनता में। देखिए एक ऑप्शन है यकृत। यकृत के बारे में सबको मालूम है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य शरीर का, और इसका वजन पूछता है एग्जाम में 1.5 से 2 केजी आपका होता है। ठीक है, यकृत का मेन काम क्या है मालूम है? यकृत जो है ना, प्रोटीन के उपापचय की क्रिया में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? प्रोटीन के उपापचय में, प्रोटीन के उपापचय में। और ये अमोनिया को, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और एक चीज याद रखिएगा, इसी यकृत से हमारा फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है। आई बात समझ में? उसी प्रकार देखिए एक है आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है ना, ये मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि जो आपका कहाँ स्थित होता है? ये हार्मोन को गुजरने में मदद करता है। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करता है? हार्मोन को गुजरने में, हार्मोन जब वहां से स्रावित होता है तो उसको गुजारने में ये मदद करता है, गुजारने में मदद करता है। इसके साथ साथ प्रोटेस्ट ग्रंथि हम क्या बताएं कि मूत्राशय के नीचे स्थित होता है, और ये वीर्य के उत्पादन में मदद करता है। वीर्य के उत्पादन में भी आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि मदद करता है। किडनी के बारे में आप लोगों को मालूम है, इसका वजन होता है 140 ग्राम। कितना वजन होता है इसका? 140 ग्राम। रक्त जो है उसको छानकर शुद्ध करने का काम करता है। और हमारा जो किडनी में जो पथरी हो जाता है वो किसका बना होता है? पूछता है आपको कैल्शियम ऑक्सलेट का, कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो आपका इसका राइट आंसर इसिहारा टेस्ट क्या क्या हो जाएगा? दृष्टिहीनता। क्या हो जाएगा? दृष्टिहीनता। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 123। मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस, देखिए फिर आ गया कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, एक प्रकार का ये कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। एक प्रकार का ये क्या है? अनुवांशिक रोग है। तो अनुवांशिक रोग है, तो एक बार हम लोग जान लेते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, वर्णांता क्या होता है। इसमें व्यक्ति जो है लाल और हरा रंग को, अभी देखिए ऊपर में, लाल और हरा रंग को पहचान करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, लाल रंग हरा दिखाई देता है, हरा रंग लाल दिखाई देता है। इसमें मुख्य रूप से पुरुष को ज्यादा प्रभावित करता है। क्यों पुरुष को प्रभावित करता है? क्योंकि पुरुष में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र होता है और महिला में 2 एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। तो जब तक दोनों एक्स एक्स प्रभावित नहीं होगा तब तक महिला इससे प्रभावित नहीं होगी हीमोफीलिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस में एक एक्स जो है पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं, यह मुख्यतः पुरुष में होता है। उसी प्रकार हीमोफीलिया भी है। हीमोफीलिया में क्या होता है? ये भी एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग गया, तो चोट लगने के कुछ समय के बाद या कुछ समय के अंतराल तक वो रक्त का थक्का ब्लड नहीं बनता है। आई बात समझ में? तो इसका भी मुख्यतः ये पुरुष में होता है। और एक ब्रिटेन का कोई
महारानी थी, जो हेल्डेन ने कहा था कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था, हीमोफीलिया रोग। ठीक है, तो मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस एवं हीमोफीलिया का कारण क्या है, आपसे अगर पूछेगा तो इस 123 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन। एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन, क्योंकि ये पुरुष में अधिक होता है। अभी हमने क्या देखा, ये किसमें होता है, पुरुष में सर्वाधिक होता है, और पुरुष के पास केवल एक्स गुणसूत्र होता है, इसलिए सबसे ज्यादा ये प्रभावित होता है। जबकि महिला में दोनों एक्स एक्स होता है, तो दोनों एक्स एक्स प्रभावित होगा तभी जाकर ये उसमें प्रभावित होगा। तो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन 123 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124। 124 क्या कह रहा है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान, देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, हम लोग जानते हैं। रक्त और आंसू साथ साथ याद रखेगा, क्योंकि जब ब्लड निकलता है तो आंसू भी निकलता है हम लोग का, तो रक्त और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। तो 7.4 किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन सी 7.35 से 7.45। देखिए ऑप्शन कैसे क्लोज फंसाया आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा 124 का ऑप्शन नंबर 3। बीजा अंकुरन के लिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है बीजा अंकुरन के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा बीज के अंकुरन के लिए आपको जल, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और तापमान, ये मुख्य रूप से आपको जरूरत है बीज के अंकुरन के लिए। तो बीज के अंकुरन के लिए क्या आवश्यक नहीं है पूछ रहा है, तो क्या आवश्यक नहीं, तापमान है, खनिज लवण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126। 126 देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा तना का रूपांतरण है, तो तना का रूपांतरण आपका क्या होगा, ऑप्शन देखिए पत्ता गोभी। पत्ता गोभी किसका रूपांतरण होगा, सोचिए। पत्ता गोभी जो है एक प्रकार का पत्ता का रूपांतरण है, किसका, पत्ती का रूपांतरण है। शलजम, शलजम जो है आपको किसका रूपांतरण है, तो ये एक प्रकार का मूसला जड़ का रूपांतरण है, मूसला जड़ का रूपांतरण है। भाई ऑप्शन हम देखें, मूसला जड़ का रूपांतरण है। और मैंग्रोव पौधे जो है ये भी आपका जड़ का रूपांतरण है। तो बच गया आपका एक ऑप्शन, नागफनी का फिलोक्लेड, नागफनी का फिलोक्लेड। फिलोक्लेड का मतलब, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है मांसल तना, जो तना जो है मांस से भरा हुआ, मांसल तना, जो क्या करता है पत्तियों, जो क्या करता है पत्ती का जैसा कार्य करता है, पत्ती के जैसा कार्य करता है, ये पत्ती के जैसा कार्य करता है। और पत्ती जैसा कार्य करेगा तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन का निर्माण करेगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करेगा, भोजन का निर्माण करता है। तो निम्नलिखित में से कौन तना का रूपांतरण है, तो नागफनी का फिलोक्लेड। और तना में आपका क्या क्या आता है, आलू आ जाएगा, प्याज आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा, अदरक आ जाएगा, ये सभी तना का रूपांतरण है। तो 126 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सी शोषण नहीं कर सकती है, तो एक चीज जान जाइए, अनॉक्सी शोषण मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखिए मांसल कोशिकाएं में अनॉक्सी शोषण हो सकता है, श्वास रुधिर कोशिकाएं में हो सकता है, परिपक्व रक्त रुधिर कणिकाएं में हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क जो हमारी कोशिकाएं हैं इसमें यदि अनॉक्सी शोषण होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो मस्तिष्क की कोशिका को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या होगा, मस्तिष्क मृत हो जाएगा, मृत घोषित, मस्तिष्क एक बार खत्म हो, मृत घोषित हो गया तो सारा आपका बॉडी का पार्ट फंक्शन काम करना बंद कर देगा। इसीलिए मस्तिष्क की कोशिका को लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए किस कोशिकाओं को अनॉक्सी शोषण नहीं कर सकती है, तो ये अनॉक्सी शोषण नहीं, मस्तिष्क कोशिका ऑक्सी शोषण करता है। कैसा करता है, ऑक्सी शोषण करता है। इसका आंसर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका डी होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 128। पौधे किस भाग को चरने के लिए जानवर कभी भी नहीं खाते हैं, तो कौन सा नहीं खाएगा, जो आपका नीचे रहेगा, जो पृथ्वी के नीचे रहेगा, मतलब क्या, जड़, जड़ को कभी भी वो खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। आपका छाल खाएगा, काष्ठ खाएगा, तना खा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसा दिया इस ऑप्शन को, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस में आपका मुख्य रूप से क्या क्या होता है मालूम है, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन, मीथेन, ओजोन, ओजोन, सीएफसी, जलवाष्प। इतना आपका जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। तो अब आप यहाँ देखिए क्या होगा, SO2 नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस में SO2 आपका नहीं होगा। ठीक है, अब मीथेन, मीथेन बिल्कुल होता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड दे दिया, यहाँ पर भी ये डाउट है, नाइट्रस ऑक्साइड होना चाहिए। इसको हो सकता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को रद्द कर सकता है, नहीं तो सबको एक एक मार्क्स दे देगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं होते ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। हमने क्या लिखा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। CFC भी आपका होता है, मीथेन भी होता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड होना चाहिए। ऐसे आंसर इसका ए ही जाएगा, क्योंकि SO2 नहीं होता है। बाई मिस्टेक हो सकता है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड मान ले एग्जामिनर, लेकिन जो ए और सी मारे हैं उनका दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, ऊपर मिट्टी का कटाव एवं उर्वरक एवं कीटाणुनाशक का बहाव जो जलवाष्प में एकत्रित होते हैं वो किसके उदाहरण है। तो देखिए इसके बारे में तो कुछ ज्यादा हमको डिटेल मालूम नहीं है, बट इसका आंसर मेरे हिसाब से दोनों ऋणात्मक प्रदूषण होना चाहिए। कहीं कहीं आप देखिएगा तो इसका आंसर डी भी देता है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर, राइट आंसर दोनों ही ऋणात्मक प्रदूषक होना चाहिए। देखिएगा बीपीएससी इसका आंसर, राइट आंसर क्या देता है, या आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि क्या होगा। ठीक है, हमको इसमें डाउट है, ऐसे बी पे हम जाएंगे, अगर मेरे द्वारा इसका आंसर लगाया जाता है तो बी पर हम इसको जाएंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 131 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द पहले समझिए, बायोडाइवर्सिटी ये शब्द किसने दिया, बायोडाइवर्सिटी जो है ये शब्द किसने दिया। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द, बायोडाइवर्सिटी और एक होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी सिर्फ हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। तो जैव विविधता शब्द दिया था वाल्टर जी रोजेन ने। किसने दिया था, वाल्टर जी रोजेन ने। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट का, तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉट जो है ये नॉर्मन मायर्स ने दिया था, नॉर्मन मायर्स ने दिया था। तो भारत में कुल 4 है, कौन कौन है 4, पहला याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। दूसरा याद रखेंगे इंडो वर्मा क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र। थर्ड याद रखेंगे हम लोग पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। फोर्थ याद रखेंगे हमारा शुंडा लैंड, शुंडा लैंड। यही 4 है, और विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट है, भारत में कुल 4 है, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और शुंडा लैंड। आई बात समझ में। चलिए 133, पारिस्थितिकी का 10% ऊर्जा परिवहन सिद्धांत किसने दिया। तो पारिस्थितिकी का 10% ऊर्जा सिद्धांत पहले होता क्या मालूम है, इसे 10% ऊर्जा सिद्धांत क्यों कहा गया, इसलिए क्या कहा गया, क्योंकि ये जो 10% है, ये जो 10% है, क्या होता है जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से, मान लीजिए एक पोषी स्तर ये हो गया पहला, ए पोषी स्तर और ये बी पोषी स्तर। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, इस पोषी स्तर से इस पोषी स्तर में जा रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, तो केवल 10% ही ऊर्जा अगले स्तर में जाती है, बाकी जो 90% ऊर्जा बच गया वो उष्मा के रूप में खो जाती है, ये उष्मा के रूप में खो जाती है। यही जो है ऊर्जा के पिरामिड के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। और यही 10% जो नियम है ये दिया था हमारे लिंडमान साहब ने। किसने दिया था, लिंडमान साहब ने दिया था। आई बात समझ में। तो एक चीज याद रखिएगा, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी सबसे पहले होता क्या है, तो ये जीवों के आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच संबंध। मान लीजिए कोई जीव है, इस जीव का ये पर्यावरण है, ये क्या पेड़ है, तो ये इसके बीच के संबंध को, पर्यावरण के बीच आपसी संबंध को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। लेकिन आपसे हम पूछे पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था शब्द, तो पारिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तो टांसले, तंत्र बोलेगा तो टांसले, ओनली पारिस्थितिकी बोलेगा तो हैकल ने दिया था। ठीक है, एक टर्म और आता है, एक आपका और आता है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी निश। ये शब्द किसने दिया था, तो जोसेफ ग्रीनल,
जोसेफ ग्रीनेल। ये सब हम करवाएं आपको पर्यावरण का पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। एक आता है गहन पारिस्थितिकी, गहन पारिस्थितिकी, गहन पारिस्थितिकी। ये किसने दिया था? तो ये दिया था अर्निज नेस ने, अर्निज नेस ने, ठीक है। तो पारिस्थितिकी के बारे में डेफिनेशन क्लियर हो गया। जीवों के आपसी संबंध, जीवों के आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच उनके संबंध को बताता है। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तो जीव समुदाय के साथ उनके पर्यावरण में जो निवास करते हैं उन्हें हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या इको सिस्टम परितंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ 135 नंबर, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 135 नंबर, नेक्टोन्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च परभक्षी हैं। इन निम्नलिखित में से कौन सा नेक्टोन्स की श्रेणी में नहीं आता है? तो नेक्टोन्स के श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो याद रखिएगा जेली फिश जो है आपका नेक्टोन्स के श्रेणी में नहीं आता है। जेली फिश जो है नेक्टोन्स की श्रेणी में नहीं आता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है मालूम है? खाद्य मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिनके सेवन करने से जीवधारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में आपका सबसे पहले घास आता है। घास को टिड्डा खाएगा, घास को टिड्डा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा। ये हमारा क्या है? ये आपको किसको बता रहा है? खाद्य श्रृंखला को बता रहा है। उसी प्रकार मान लीजिए ये घास है, घास को कौन खाया? बकरी खाया, बकरी को कौन खाया? मनुष्य खाया। ये भी एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। आई बात समझ में? तो आपको ये सजाने एग्जाम में देता है। तो आपका 135 का राइट आंसर हो जाएगा जेली फिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, फिर सेम देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा सबसे अधिक योगदान देता है? तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ग्रीन हाउस गैस में आपको हम बता चुके कौन कौन सा होता है। CO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, आपका CFC होता है, आपका मीथेन होता है, आपका ओजोन होगा, जलवाष्प होगा, जलवाष्प होगा, जलवाष्प होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ग्रीन हाउस गैस में पूछता है जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक होता है। लेकिन अगर बोले CO2 ये मानव जनित कारक में भूमंडलीय तापन हेतु कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक प्रभावित ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन अगर बोलेगा कि ग्रीन हाउस गैस में के प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक तो जलवाष्प होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्या कहता है? देखिएगा कोयले के किस किस्म से पहचाना जाता है किसका निर्माण किस पौधे से हुआ? तो पीट से, क्योंकि सबसे ये निम्न कोटि का कोयला है, निम्न कोटि का कोयला है, निम्न कोटि का कोयला। कार्बन परसेंट इसमें सबसे ज्यादा होता है, कार्बन परसेंट सबसे कम होता है, सॉरी ज्यादा बोले ना, कम होता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। बिटुमिनस को हम लोग कहते हैं मुलायम कोयला। क्या कहते हैं? मुलायम कोयला। लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला, लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। तो कोयले की किस किस्म से पहचाना जाता है किसका निर्माण किस पौधे से हुआ? तो पीट से, क्योंकि सबसे निम्न कोटि का यही आपका कोयला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, बहुत बार ये क्वेश्चन हम आप लोगों को ग्रुप में बिहार पुलिस के बैच में भी बताए हैं कि शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने की गलाने की क्षमता होती है, छत्रता है, क्षमता होती है, मिश्रण होता है, तो दोनों सांद्र होता है, दोनों सांद्र होता है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। तो HCl कितना होता है? तो इस ऑप्शन में देखिए HCl इज टू HNO3 पूछेगा तो इसका रेशियो आप याद रखिएगा 3:1 होता है। अब यहाँ पे देखिए सब सांद्र है तो पहले में H2SO4 है, ये तो नहीं होगा, H2SO4 नहीं होगा। अब HNO3 देखिए 3:1, तो पहले कौन है? HNO3 है, तो HNO3 हमारा किस रेशियो में होगा? 1 रेशियो में होगा, और HCl 3 रेशियो में। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली पर लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, माचिस की तिल्ली पर लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है? तो लोहे को किसके द्वारा गैल्वेनाइज करते हैं? जिंक के द्वारा, जिंक का लेपन करते हैं जिसे यसद लेपन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जिंक का आया तो जिंक का कुछ अयस्क याद कर लेते हैं। आपको पूछता है जिंक ब्लेड किसका अयस्क है?
जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन बहुत बार पूछा है, कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन जिंक का अयस्क है। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 बोलते हैं। चांदी, चांदी का एजी जो है अर्जेंटम से आया है। चांदी हॉर्न सिल्वर जिसको कहते हैं AgCl, ये इसका अयस्क है। ठीक है। सीसा, सीसा गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना सीसा का अयस्क है। ठीक है। कॉपर, कॉपर जो है आपका एजुराइट, कॉपर का अयस्क का नाम क्या है? एजुराइट। एजुराइट किसका अयस्क है पूछेगा? कॉपर का। क्यूपराइट किसका अयस्क है? क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो कॉपर का। तो 140 का आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है। किसी लोहे का गैल्वेनाइज किया था? जिंक का। 141, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। अच्छा, हॉर्न और स्ट्रासमैन इसने क्या किया था? तो इन्होंने नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में खोजा था। नाभिकीय विखंडन का, नाभिकीय विखंडन को प्रयोगशाला में सर्वप्रथम उपयोग किए थे। इलेक्ट्रॉन के आवेश के कण, इलेक्ट्रॉन के आवेश के कण, इलेक्ट्रॉन के आवेश के कण को खोज कौन किया था? मिलिकन। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मालूम है क्या किए थे? ऐसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन का व्याख्या बोलेगा, प्रोटॉन का व्याख्या किसने किया था? तो ये रदरफोर्ड ने किए थे। तो आपका न्यूट्रॉन का खोज पूछा तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है? तो याद रखिएगा, आपका सोनार में किसका उपयोग किया था? पराश्रव्य तरंग का। किसका उपयोग? पराश्रव्य। तो पराश्रव्य तरंगे का रेंज कहाँ कितना से होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। ठीक है। इसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुनता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसको सुनता है। और पराश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं मालूम है? एकदम लिख लीजिएगा इसको। संकेत भेजने में। कहाँ करते हैं? संकेत भेजने में। संकेत भेजने में। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, समुद्र का गहराई का पता लगाने में। दूध के अंदर हानिकारक कीटाणुओं को मारने में, दूध में हानिकारक हानिकारक कीटाणु को मारने में, दूध में हानिकारक कीटाणु को मारने में। इसके बाद और हम लोग एक उपयोग करते हैं, हाँ, गठिया रोग के उपचार में। ठीक है, याद रखिएगा, गठिया रोग के उपचार में करते हैं। और कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु पानी के अंदर है, डूबी हुई है, तो उसका स्थिति को पता लगाने में। मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। स्रव ध्वनि जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में काम करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो 142 का आंसर हो जाएगा आपका पराश्रव्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा बल मट्ठे से क्रीम को अलग करने में? तो इसका अपकेंद्रीय बल का उपयोग करते हैं। अपकेंद्रीय बल का उपयोग कहाँ कर करते हैं? दूध से क्रीम निकालने में, कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में। ठीक है। कपड़े के धोने में, दूध से मक्खन निकालने में, ये सभी में किसका उपयोग करते हैं? अपकेंद्रीय बल का। अभिकेंद्रीय बल जो होता है, ये वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है उसे ही हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो एक चीज आप लोग गौर किए होंगे कि जब कोई भी मौत का कुआं जो होता है, वृत्ताकार पथ पर मौत का कुआं, कुएं के दीवार पर जो मोटरसाइकिल अंदर घुमाता है, वो किस पर काम करता है? तो अभिकेंद्री। किस पर? अभिकेंद्री। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है द्रव्यमान के, दो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये कैपिटल जी जो है एक नियतांक है जिसका मान, नियतांक है जिसका मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ससंजक बल, जब दो एक ही बल वस्तु को, मतलब दो वस्तु को, अलग अलग दो वस्तु है उसको चिपकाने में असंजक बल, और एक ही वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है आपस में चिपका है, किस कारण से? ससंजक बल। पानी का बूंद आपस में चिपका है, किसके कारण? ससंजक बल। लेकिन अगर बोले पत्थर पर पानी चिपका है, किस बल के कारण? तो असंजक बल, असंजक बल। या फिर आप बोलिए चौक का बोर्ड पर जो लिखते हैं, चिपकना, चौक का बोर्ड पर लिखना, ये असंजक बल। किसके कारण? असंजक बल। मतलब दो अलग अलग वस्तु जब आपस में चिपकती है तो असंजक बल, एक ही वस्तु आपस में चिपकेगी तो ससंजक बल। जैसे मान लीजिए कि आप ले लिए पत्थर, पत्थर
एक बड़ा सा पत्थर आपस में चिपका हुआ किस कारण से? ससंजक। पानी आपस में चिपका किस कारण से? ससंजक। तो कोई भी एक वस्तु आपस में चिपका है ससंजक, अलग अलग वस्तु आपस में चिपका है असंजक। क्लियर हो गया? 144 का डी ऑप्शन होगा। अब देखिए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है? तो माइक्रोफोन जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन फंसा सकता है। माइक्रोफोन का कार्य क्या है, यह किस में बदलता है? तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको किस में बदलता है? ध्वनि को विद्युत में, ध्वनि को विद्युत में। लेकिन जैसे ही हम बात करें लाउड स्पीकर का, लाउड स्पीकर का, तो लाउड स्पीकर किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, विद्युत को ध्वनि में। जस्ट इसका उल्टा याद रखिएगा। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन का कार्य बदलता है ध्वनि को विद्युत में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 145। 145 दे क्या है? बहुत पुराने दस्तावेज के लिखावट को पढ़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो औरक्त किरण का। औरक्त नहीं है, आईआर है, इंफ्रारेड, इसी को कहते हैं इंफ्रारेड को औरक्त किरण। औरक्त किरण का खोज किसने किया था? हर्शेल ने किया था, विलियम हर्शेल ने किया था। और औरक्त किरण का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं मालूम है? तो औरक्त किरण का हम लोग उपयोग करते हैं टेलीविजन, रेडियो के सिकाई में, या फिर रात्रि दृष्टि में, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में, टेलीविजन के दूरस्थ दूरस्थ नियंत्रण में औरक्त किरण का उपयोग करते हैं। ठीक है। और ये औरक्त किरण कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय। ठीक है। गामा किरण, गामा किरण का वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। गामा किरण का खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड, पॉल विलार्ड ने किया था, पॉल विलार्ड ने किया था। एक्स किरण, एक्स किरण का खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। एक्स किरण का खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। एक्स किरण का उपयोग हम लोग चिकित्सा में करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं? चिकित्सा में, औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। और एक चीज इसमें देखिएगा, बीटा किरण, बीटा किरण आपको इसमें फंसा सकता है। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अगर पूछ देता तो इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बीटा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा कौन कौन है। विद्युत चुंबकीय में गामा है, एक्स है, पराबैंगनी है, पराबैंगनी है, दृश्य है, औरक्त है, इंफ्रारेड जिसको कहते हैं, औरक्त है, रेडियो है। ये सभी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग आपको एग्जाम में फंसा सकता है, कौन है कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 145 का इंफ्रारेड औरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 146। सर्दियों में एक कंबल के बजाय दो कंबल का उपयोग लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि दो कंबल का वायु आवरण पैदा करता है और जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। अंदर का हवा बाहर नहीं जाने देता, बाहर का अंदर हवा नहीं आने देता है। इसी कारण से ये हम लोगों को शरीर को गर्म रखता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147। यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा? तो देखिए, जब एक गुरुत्वाकर्षण के को शून्य कर दिया जाए तो क्या नहीं होगा? तो इसमें देखिए इसका आंसर कहीं कहीं आपको गड़बड़ देता है। तो इसका मेरे हिसाब से इसका उत्प्लावन बल होगा P इज इक्वल टू एच डी जी होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू एच डी जी होता है, उत्प्लावन बल बराबर होता है। तो ये किस पर निर्भर किया? जी पर। तो जी अगर शून्य हो जाएगा तो ये भी हमारा शून्य हो जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर उत्प्लावन बल होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148। यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उसका कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। 149। 149 क्या कह रहा है? मानव जीवाश्म की उम्र का निर्धारण के लिए कौन सी विधि काम में आती है? तो इसके लिए आपका आता है कौन सा? रेडियो कार्बन डेंटिंग। रेडियो कार्बन डेंटिंग। तो मानव जीवाश्म के उम्र का निर्धारण, अगर हम पूछे कार्बन डेंटिंग से, कार्बन डेंटिंग से जीवाश्म और वनस्पति, अभी हम लोग देख लीजिए। अगर आपसे यहीं पर पूछ दे यूरेनियम डेंटिंग, हाँ यूरेनियम डेंटिंग से, तो यूरेनियम डेंटिंग से क्या किसका ज्ञात किया जाता है? पृथ्वी और उसके प्राचीन चट्टान की आयु। पृथ्वी और उसके प्राचीन चट्टान की आयु ज्ञात की जाती है। चट्टान की आयु ज्ञात की जाती है। उसी प्रकार से आपसे पूछ दे कि पोटेशियम आर्गन डेंटिंग से किसका उपयोग किया जाता है या किसका बारे में जानकारी निकालता है? तो पोटेशियम
पोटेशियम ऑर्गन डेंटिंग। इससे आप लोग याद रखिएगा क्या, भूगर्भिक चट्टान की आयु। क्या इससे याद रखेंगे, भूगर्भिक चट्टान की आयु, भूगर्भिक भूगर्भिक चट्टान की आयु का पता लगाते हैं। एक आपसे और पूछ सकता है, एक पूछेगा, एक तो पोटेशियम वाला हो गया, एक आपसे पूछ सकता है रुबिडियम, रुबिडियम स्ट्रांसियम, रुबिडियम स्ट्रांसियम, रुबिडियम स्ट्रांसियम। ये रुबिडियम स्ट्रांसियम डेंटिंग विधि से किसका उपयोग कर सकते हैं, तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो चट्टान है ना और उसका खनिज, चट्टान और खनिज की आयु, चट्टान और खनिज का आयु। तो इतना सारा फैक्ट इससे 149 नंबर से याद रखिएगा। इसका आंसर होगा रेडियो कार्बन डेंटिंग। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लंबवत तरंगे किससे नहीं गुजर सकती है। तो लंबवत तरंग, कोई भी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकता है। किससे किससे गुजर सकता है, ठोस द्रव गैस से। निर्वात से आपका नहीं गुजरेगा, निर्वात से सिर्फ प्रकाश गुजरती है। निर्वात से सिर्फ क्या गुजरता है, प्रकाश, और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये था आपका जितना भी साइंस का पूछा गया क्वेश्चन था, उसको विथ एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट किया है। अगर किसी भी आंसर में त्रुटि लगी है या किसी भी आंसर का ऑप्शन हमने अगर गलत बताया है, तो एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। इसको हम कोशिश करेंगे आप लोगों को सुधारने का। ठीक है, तो ये था आपका बीपीएससी डीएसओ का पेपर। आने वाले एग्जाम में बीपीएससी हो, आपका एएसओ हो, बीएसओ हो, बिहार दरोगा हो, किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन के डिस्कशन से या कि ये क्वेश्चन ही हूबहू आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको मिस मत कीजिए। हमने सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव नहीं टिक करा दिया है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, हम आपको ऑप्शन के साथ डिस्कशन भी दिए हैं। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक कमेंट जरूर डाल दीजिए, मेंशन कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।